रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन स्ट्राइक करना अब यूक्रेन के लिए बाएं हाथ का खेल हो चला है। शायद तभी तो बीते 2 महीनों में मॉस्को में दर्जनों की तादाद में ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिसमें क्रेमलिन अटैक भी शामिल है। जानते हैं मॉस्को पर हो रही ड्रोन स्ट्राइक का मकसद क्या है। सीधे तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन को चैलेंज करना। लेकिन 24 घंटे पहले यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने मॉस्को के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका दिया। बस फिर क्या, एंग्री पुतिन के मॉस्को इंतकाम ने आधे से ज्यादा को दहला दिया। यूक्रेन के 10 शहरों में भीषण तबाही मचा दी। लेकिन ये तो शुरुआत है। एंग्री पुतिन के प्रतिशोध का महज ट्रेलर भर है, क्योंकि अब यूक्रेन पर एटमी प्रहार होगा बेहद विनाशक अंदाज में। मॉस्को ड्रोन हमले की आग शांत होने से पहले ही आधे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। रूसी ब्रिगेड की तरफ से ऐसा प्रहार किया गया, जिसके बाद यूक्रेन का कोना कोना बारूदी कोहराम से दहल गया। यूक्रेन के 10 शहर तो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। क्योंकि रशियन ब्रिगेड ने इन 10 शहरों पर बेहिसाब बारूद बरसाया। दरअसल यूक्रेन में प्रचंड बारूदी कोहराम मचना तय भी था, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन ने सीधे पुतिन को चैलेंज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन की सरजमीं पर रूसी डिफेंस ने ड्रोन, MLRS, मिसाइल्स, आर्टिलरी, टैंक और हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से धावा बोल दिया। खार्किव से लवीव तक, सूमी से ज़पोरिज़िया तक, मोल्डोवा से चेर्निहिव तक, क्रामातोर्स्क से स्लोवियांस्क तक, खेरसोन से डोनेट्स्क रीजन तक रूस ने भीषण बारूदी प्रहार किया। जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस के हमले में यूक्रेनी फौज के 660 जवान मारे गए। सबसे भीषण अटैक यूक्रेन के खेरसोन रीजन में हुआ, जहां रूसी डिफेंस ने 358 प्रोजेक्टाइल अटैक किए, मोर्टार, आर्टिलरी, ग्रैंड MLRS और ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा सूमी रीजन में 169 से ज्यादा ब्लास्ट हुए। सूमी में रूस ने बीते 24 घंटों में 32 से ज्यादा अटैक किए। मतलब ये कि मॉस्को हमले के प्रतिशोध की पहली किश्त में ही यूक्रेन के 10 शहर और 2 बड़े रीजन धुआं-धुआं हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि यूक्रेन में जो बारूदी बवंडर आया, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि आज रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विनाशक अटैक होने वाला है। क्योंकि जिस वक्त मॉस्को पर अटैक हुआ, उस दौरान प्रेसिडेंट पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में थे, वो भी रशियन नेवी डे के चलते। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन में मोर्चा संभाल चुके हैं। लिहाजा यह आशंका जताई जा रही है कि आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के बड़े इलाकों में सबसे बड़ा हमला होने वाला है। यूक्रेन पर होने वाली स्ट्राइक का पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। और जानते हैं इस बार यूक्रेन पर जल, थल और नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट से अटैक होगा। आखिर कैसे, ये भी देख लीजिए। ब्लैक सी में मौजूद युद्धपोतों से यूक्रेन पर मिसाइल अटैक होगा। कैस्पियन सी से पुतिन के बॉम्बर और लड़ाकू विमान हमला करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर एरिया से यूक्रेन पर हैवी शेलिंग की जाएगी।
पुतिन के तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि मॉस्को पर आत्मघाती ड्रोन से स्ट्राइक कर यूक्रेनी फौज ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा अब यूक्रेन को भुगतना होगा। मगर जिस तरह पुतिन ने अपने बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को वॉर रेडीनेस मोड में रहने का ऑर्डर दिया है, उससे साफ हो चुका है कि यूक्रेन के 10 शहरों में पुतिन का बारूदी प्रकोप तो महज छोटा सा ट्रेलर था। अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर एटमी प्रहार हो सकता है। यूक्रेन के इलाके परमाणु बमों से तैर सकते हैं। दरअसल रूस के आक्रामक होने की वजह मॉस्को पर अटैक तो है ही, इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि नेटो कंट्रीज यूक्रेन को स्टारलिंक सैटेलाइट की फीड मुहैया करा रही है, जिसके इस्तेमाल से यूक्रेन बड़ी आसानी से ही मॉस्को पर अटैक कर रहा है। और आगे भी बेहद विध्वंसक अंदाज में करेगा। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन 400 से 500 स्टारलिंक टर्मिनल खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी सेना की मदद के लिए किया जाएगा। स्टारलिंक फीड के जरिए यूक्रेनी सेना रूस पर हमला कर सकती है। स्टारलिंक टर्मिनल की मदद से रूस से जुड़ी जानकारियां जुटा सकती है। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो का प्लान वॉर को यूक्रेन के बजाय रूस में शिफ्ट करने का है, क्योंकि स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए बड़ी आसानी से यूक्रेनी सेना रूस के ठिकानों की खुफिया जानकारी जुटा सकती है। सटीक लोकेशन मिलने के साथ ही ज़ेलेंस्की के ब्रिगेड पर बारूदी प्रहार कर सकती है। हालांकि अब तक यूक्रेन यूएस के स्टारलिंक सैटेलाइट से रूस पर हमला कर रहा था, मगर अब तो पेंटागन सिर्फ यूक्रेन के लिए भारी तादाद में स्टारलिंक टर्मिनल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन को युद्ध में बढ़त मिलना तय है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और नेटो के नए चक्रव्यूह को पुतिन कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि अगर पुतिन का माथा ठनका तो यूक्रेन का वजूद नक्शे से साफ होगा। पुतिन के एटमी प्रकोप से नेटो और महाशक्ति अमेरिका का भी बचना नामुमकिन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। रूस का मॉस्को हमले का प्रतिशोध जारी है। क्रीविरी में रूस का बड़ा मिसाइल हमला देखने को मिला है। रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, 53 जख्मी हैं। 10 साल के एक बच्चे की भी इस हमले में मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक अदना सा देश रूस जैसे शक्तिशाली मुल्क की जमीन पर हमला करे और वो जमीन भी रूस की राजधानी हो, तो रूस की क्षमताओं पर सवाल उठना लाजमी है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस बनाने का दावा करने वाले देश की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन के 2 ड्रोन धमाके करने में कामयाब रहना। अब सवाल रूस की साख का है, जिसे बचाने के लिए सरकार से जुड़े लोगों से मीडिया तक अपील दलील दी जा रही है। मॉस्को पर आक्रमण से एक बार फिर परमाणु हमले की समीकरण तैयार हुआ है। रूस की न्यूक्लियर सेना हाई अलर्ट पर है। 5 परमाणु ठिकाने हर वक्त हमले के लिए तैयार हैं। अब इंतजार है तो बस पुतिन के फैसले और ऑर्डर का। मॉस्को के इस धमाके का हिसाब क्या ऐसे किसी बड़े धमाके से चुकता होगा? यूक्रेन के ड्रोन का जवाब क्या दुनिया के सबसे डेंजरस हथियार से दिया जाएगा? क्योंकि यूक्रेन का यह अटैक सिर्फ रूस की राजधानी पर नहीं, बल्कि पुतिन की शान और रूस की साख पर भी है। मॉस्को में ड्रोन से हमला, क्रीमिया में 25 ड्रोन से हमले की कोशिश और रूस की सीमा में स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागने का अंजाम क्या होगा, इसके संकेत मिल चुके हैं।
पुतिन ने सेना के कमांडर्स के साथ बैठक की है। न्यूक्लियर फोर्स को स्पेशल अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। पुतिन ने एटमी हमले से जुड़े सभी कोड बदल दिए हैं। रूस में न्यूक्लियर हमले की तैयारी वहां तक पहुंच चुकी है जहां पुतिन सिर्फ एक ऑर्डर से यूक्रेन में परमाणु धमाके का तूफान ला सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को सही और रूस के लिए जरूरी बताया है, तो वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के स्पेशल एडवाइजर दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दी है। मेदवेदेव ने कहा, अगर यूक्रेन इसी तरह जवाबी हमले करता रहा और उसने नेटो के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तो फिर हमें मजबूरी में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। रूस की सरकार में ही नहीं बल्कि रशियन मीडिया में भी अब न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल को जरूरी बताया जा रहा है। एक टीवी शो में कहा गया है, अगर मॉस्को यूक्रेन में युद्ध हार जाता है तो रूस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस शो में रूस की संसद के निचले सदन के उपाध्यक्ष प्योत्र टॉल्स्टॉय ने कहा, एक तरफ रूस से परमाणु हमले की धमकी है तो दूसरी तरफ यूक्रेन से रूस की जमीन पर हमले की कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी हुंकार भर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की ललकार ने पुतिन के गुस्से की आंख में घी का काम किया है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करना रूस के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है उस हथियार और स्पॉट का चुनाव करना जिससे रूस यूक्रेन को घुटनों पर ला सके और वर्ल्ड वॉर की आग से बच सके। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले ही परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। ऐसे कई ठिकाने और कई ऐसे हथियार हैं जिससे रूस यूक्रेन में न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूस के 5 न्यूक्लियर बेस हर वक्त हमले के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी तैयारी बेलारूस में है, जहां से यूक्रेन का यूरोप पर भी परमाणु हमला मुमकिन है। बेलारूस में इसी साल रूस का यह बेस तैयार हुआ है। न्यूक्लियर बेस बेलारूस के ओसीपोविची शहर में है। यहां 4 शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती है। बेलारूस के न्यूक्लियर वेपन डिपो से इसकी दूरी 12 किलोमीटर है। इसके अलावा भी पुतिन ने 5 न्यूक्लियर बेस को तैयार किया हुआ है। पुतिन के 5 न्यूक्लियर बेस का पहला ठिकाना है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में रूस के Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर भी यहां मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही MiG-29 के फाइटर जेट की भी तैनाती है। कैस्पियन सागर में तैनात MiG-29 के जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। बहुत पहले ही किंजल मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा चुका है, यानी पुतिन की ऑर्डर पर तमाम एयर डिफेंस को नाकाम करती हुई रूस की किंजल मिसाइल परमाणु सनसना ला सकती है। रूस का दूसरा न्यूक्लियर बेस भी यूक्रेन के बेहद करीब है। रूस का दूसरा न्यूक्लियर बेस है ब्लैक सी फ्लीट। इस फ्लीट में एडमिरल सर्गेई कोर्शकोव फ्रिगेट तैनात है। इसके साथ ही फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच भी तैनात है। दोनों फ्रिगेट हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन से लैस हैं। रूस के ज़िरकॉन मिसाइल भी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसलिए रूस के लिए इस मिसाइल से एयर डिफेंस को पात देकर यूक्रेन पर परमाणु हमला करना बेहद आसान है। आर्कटिक में रूस का युद्धाभ्यास कर चुका है और यहां से भी परमाणु युद्ध में दुश्मनों को मात देने की तैयारी है। रूस का तीसरा परमाणु हथियार केंद्र है कोला बेस। आर्कटिक के कोला बेस में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हैं। इनमें पहली सबमरीन है सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद।
बेलगोरोद सबमरीन पर 6 न्यूक्लियर पोसाइडन तैनात किए गए हैं। आर्कटिक में बेलगोरोद के अलावा PR-955A बोरोई क्लास की सबमरीन भी तैनात है। बोरोई क्लास सबमरीन पर 16 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। यानी रूस चाहे तो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के बाद नेटो देशों के संभावित हमलों का भी करारा जवाब दे सकता है। रूस का चौथा न्यूक्लियर बेस है कामचत्का। बेरिंग सागर के इस बेस पर RS-28 सरमत ICBM तैनात है। सरमत ICBM के रेंज 18,000 किलोमीटर तक मार करने की है। सरमत मिसाइल में एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लोड हैं। रूस की परमाणु युद्ध की जैसी तैयारी है, उस लिहाज से यूक्रेन एक अदना सा टारगेट है। रूस जानता है कि परमाणु हथियार के इस्तेमाल करते ही नेटो को रूस पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। यही वजह है कि रूस युद्ध काल में अमेरिका और यूरोप तक परमाणु मिसाइलें बरसाने का इंतजाम कर चुका है। बेलारूस के ओसीपोविची में शॉर्ट रेंज इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया जा सकता है। रूस की मिसाइल्स की रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि ओसीपोविची से कीव की दूरी करीब 450 किलोमीटर है। ऐसे में रूस जब चाहे कीव में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रूस के संविधान के मुताबिक अगर कोई देश किसी गैर परमाणु हथियार से भी रूस या उसके सहयोगी देशों में विध्वंसक प्रहार करता है तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अब लगातार यूक्रेन से रूस की जमीन पर हमले ने रूस को परमाणु हमले का बहाना दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और ये खबर डोनेस्क से है। डोनेस्क के गांव में रूस ने बड़ा हमला किया है। गांव में यूक्रेनी सैनिकों ने शरण ली थी। रूस ने बमबारी से पूरा गांव जमींदोज कर दिया। बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है इस हमले में। यूक्रेन रूस की बारूदी आग अब पोलैंड तक पहुंच चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बारूद के वाहक बने हैं वैगनर लड़ाके। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को जीते बिना टारगेट पोलैंड को क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह क्रेमलिन की कोई बड़ी रणनीति है या फिर क्रेमलिन के अधिकार क्षेत्र से आजाद वैगनर खुद नेटो के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। वैगनर PMC का बेलारूस में कैंप क्यों है? इस सवाल का जवाब अब हर किसी के पास है। बेलारूस में ही क्यों उन्हें शरण मिली, ये भी सब जानते हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से रूस के लिए वैगनर के अस्तित्व को खत्म करने का मकसद क्या था, इसके बारे में भी अब कोई संशय नहीं रहा। क्रेमलिन ने भले ही अपनी रणनीति का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन वैगनर के सहारे जंग के दायरे को विशाल आकार देने का ब्लूप्रिंट अपने आप सार्वजनिक हो गया। मकसद था नेटो के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोलना। मकसद था यूक्रेन को मिलने वाली मदद को रुकवा देना। मकसद था कमजोर हो चुके पश्चिम को ताकत दिखाना। मकसद था नेटो जैसे रक्षा सहयोग संगठन को तोड़ना। और मकसद था नेटो के खिलाफ निर्णायक न्यूक्लियर युद्ध। ये कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि नेटो का रूस की विध्वंसक तैयारी से साक्षात्कार है, जिसमें हालात खुद बता रहे हैं कि रूस ने न्यूक्लियर अटैक की न सिर्फ तैयारी कर ली है, बल्कि नेटो के खिलाफ बेलारूस की सीमा से मोर्चा भी खोल दिया है। आखिर क्या है हालात की पहले इसे समझ लीजिए। बेलारूस में वैगनर लड़ाकों को जिस जगह पर शरण दी गई है, वो कैंप ओसीपोविची के आसपास 25 किलोमीटर के दायरे में है। और इसी ओसीपोविची में रूस का बेलारूस में बनाया गया न्यूक्लियर बेस है, यानी न्यूक्लियर ट्रिगर वैगनर के पास है। हालांकि ये सिर्फ आशंका से संबंधित तथ्य है, इसलिए रूस के मकसद पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल के लिए नई फैसिलिटी तैयार होने का पुख्ता सबूत मिलता है, सवाल का जवाब भी मिल जाता है।
ये फैसिलिटी उसी ओसीपोविची में तैयार की गई है, जिसके प्रमाण अब सार्वजनिक हैं। ओसीपोविची में रूस ने न्यूक्लियर अटैक में सक्षम मिसाइल के टैंक गैरेज का निर्माण पूरा कर लिया है। जानकारी के अनुसार ओसीपोविची में रूस ने स्कंदर मिसाइल तैनात की है। अमेरिका को मिले सैटेलाइट प्रमाण में 4 स्कंदर मिसाइल लॉन्चर तैनात दिखे और स्कंदर मिसाइल की सीमा 400 किलोमीटर होने से आशंका पश्चिम पर हमले की ज्यादा है। लेकिन चौंकाने वाला तथ्य ये है कि रूस का एक्शन किस दिशा में होगा, ये अभी अनुमान पर आधारित है। इसलिए जैसे ही यूक्रेन पर आईलैंडर M मिसाइल गिरी, वैसे ही पूरी रात यूक्रेन एयर अलर्ट के साथ दहशत में डूब गया। हालांकि न्यूक्लियर अटैक की आशंका को क्रेमलिन ने फिलहाल टालने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका की भूमिका अहम होगी। बेलारूस में रूस की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नेटो ने गहरा संकट बताया है। हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी का आलम है और नेटो घबरा चुका है। अब रूस ने ये कह दिया है कि ये जो गतिविधि हो रही है बेलारूस में, वो नेटो की ही नीति की प्रतिक्रिया है। जाहिर है बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती ही अमेरिका का दबदबा खत्म करने का एक रास्ता था और अब नेटो को मदद से पीछे धकेलने का भी जरिया यही न्यूक्लियर तैनाती बन गई है। And I want to applaud the exceptional work you're doing. आपने बिल्कुल सही सुना। रूस नेटो का न्यूक्लियर संकट टाल सकता है, बशर्त शर्त यह है कि रूस के हिसाब से अमेरिका और सभी नेटो देश अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। और ये भी कोई सूत्रों से मिली जानकारी नहीं है, बल्कि बयान है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक बेलारूस से न्यूक्लियर तैनाती हटाई जा सकती है, लेकिन अमेरिका को अपने रुख में बदलाव लाना होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका को अपने मिशन बंद करने होंगे। यूक्रेन को मदद देना भी नेटो और अमेरिका को बंद करना होगा। इसके अलावा नेटो की सदस्यता यूक्रेन को देने की संभावना भी खत्म करनी होगी। तब कहीं रूस पहले जैसी स्थिति में लौटने को राजी होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वैगनर अपना मिशन नहीं टालेंगे, जो कि शुरू भी हो चुका है। सीक्रेट रिपोर्ट यह है कि वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ बढ़ चुके हैं और इस वक्त वो बेलारूस के ग्रोडनो शहर में कैंप कर रहे हैं, जहां से न तो पोलैंड की सीमा दूर है, न ही सुवाल्की कॉरिडोर। हालांकि हालात अब बता रहे हैं कि वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो कैलिनिनग्राड और बेलारूस के बीच के हिस्से पर कब्जा करके पोलैंड का दूसरे बाल्टिक देशों से रास्ता काट देंगे। लेकिन पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का दावा है कि वैगनर लड़ाके क्रेमलिन के आदेश पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनका उद्देश्य पोलैंड को टारगेट करना है। उनके मुताबिक सुवाल्की कॉरिडोर के पास वैगनर तैनात है। सुवाल्की कॉरिडोर पर 100 लड़ाकों की टुकड़ी मोर्चा संभालेगी। उन्हें पोलैंड के खिलाफ हमले का ऑपरेशन सौंपा गया है। वैगनर लड़ाके हाइब्रिड हमले की योजना के साथ आए हैं। कहने का मतलब यह है कि वैगनर लड़ाके पोलैंड में वहां हमला करेंगे जहां से यूक्रेन को मदद भेजी जा रही है, और इसके लिए वो डर्टी बम का भी इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पड़ने पर आदेश मिलते ही वो रेडियो एक्टिव ब्लास्ट भी करेंगे। मतलब साफ है, बेलारूस में स्कंदर मिसाइल के गोदाम को तैयार करना, इतने बड़े लेवल पर खड़ा करना नेटो के खिलाफ ही तैयारी का बड़ा सबूत है। रूस की इस न्यूक्लियर तैयारी को नेटो भी अच्छी तरह से भांप गया है, इसीलिए अब चेतावनी के सहारे रूस को दबाने की कोशिश भी हो रही है। यानी अब महाविनाशक भविष्य दिखने लगा है। इजराइल के पूर्व डिप्लोमेट याकूब केतवी ने भी इसका एहसास कराया है। उनके मुताबिक रूस अगर पोलैंड पर नजर डालेगा तो फिर रूस पर ऐसा हमला होगा जिसमें पूरा रूस खत्म हो जाएगा। जाहिर है ये न्यूक्लियर चेतावनी ही है जो बताती है रूस की रणनीति का खौफ दुनिया में दिख रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है, लेपर्ड टैंक से जुड़ी हुई। लेपर्ड टैंक से ज़ैपोरिज्जिया में ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन ने लेपर्ड टैंक से किया है हमला। फ्रंटलाइन के रूसी सैनिकों पर अटैक किया गया है लेपर्ड टैंक द्वारा। रूसी कब्जे में दाखिल हुआ लेपर्ड टैंक और यूक्रेन ने लेपर्ड टैंक के जरिए रूस में के सैनिकों पर हमला किया। रूस के सैनिक जहां मौजूद थे वहां पर दाखिल हो गया लेपर्ड टैंक। पुतिन का टैक्टिकल गेम ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक पर भारी पड़ रहा है। पुतिन ने जंग के मैदान में नेटो के हथियारों के लिए नाकेबंदी कर दी है। पुतिन की इस मुहिम से नेटो के हथियार नाकाम होते जा रहे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यूक्रेन को नेटो जो भी हथियार दे रहा है, रूस उन्हें जब्त कर रहा है और नेटो के हर दांव को फेल भी करता जा रहा है। रूस हर रणनीति को आजमाते हुए जंग में रिवर्स इंजीनियरिंग का दम भी दिखा रहा है। नेटो के एक से बढ़कर एक हथियारों को रूस नाकाम करता जा रहा है। अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को पिछले 17 महीनों से लगातार अत्याधुनिक हथियार दे रहे हैं। पुतिन के फोर्स से मुकाबले के लिए नेटो पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन पुतिन ने भी नेटो की हर चाल का रिवर्स तरीका खोज निकाला है। यूक्रेन जंग में रूस के रिवर्स इंजीनियरिंग के कमाल से नेटो के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। नेटो जब तक ये समझने की कोशिश करता है कि जंग में उसके बेहद खतरनाक हथियार आखिर क्यों रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तब तक पुतिन की पलटन नेटो की हर बारूदी बाजी को पलट देती है। यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे नेटो को सबसे बड़ा झटका देते हुए रूस ने स्वीडन के आर्मर्ड व्हीकल पर कब्जा कर लिया। स्वीडन के इस आर्मर्ड व्हीकल का नाम है CV-90। यह दुनिया के बेहतरीन फाइटिंग व्हीकल्स में से एक है। जंग में इस पर कब्जा करके रूसी सेना रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इसे अपने डिफेंस लैब में ले गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन के इस दमदार लड़ाकू वाहन को जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों ने उस समय छोड़ दिया जब इस पर रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। आपको बता दें, CV-90 में 40 mm तोप लगी है। यह एक ऐसे सुरक्षा कवच से लैस है जो 30 mm प्रोजेक्टाइल का सामना कर सकता है। यह हथियार 1993 से स्वीडिश फौज के पास है। यूक्रेन को स्वीडन ने बड़ी संख्या में CV-90 आर्मर्ड व्हीकल दिए हैं, लेकिन रूस को ऐसे हथियारों को सीज करके रिवर्स इंजीनियरिंग के दम पर उनकी काट निकाल रहा है और नेटो पर उसी के अंदाज में खौफनाक पलटवार कर रहा है। कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन को ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो को भी सीज किया था। उससे पहले यूक्रेन को दिए गए जर्मन लेपर्ड और ब्रिटिश चैलेंजर टैंक को भी सीज करने की खबरें सामने आई थी। यही नहीं, युद्ध में अमेरिका की कई स्टिंगर मिसाइलों को भी रूस जब्त कर चुका है। अमेरिका के लड़ाकू वाहन ब्रेडली और फ्रांसीसी टैंक AMX-10 को भी रूस ने हाल के दिनों में सीज किया है। नेटो से यूक्रेन को मिले इन हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए मॉडिफाई करके रूस ने जंग को उस मोड़ पर ला दिया है जहां नेटो देश दिनों दिन टेंशन में आते जा रहे हैं। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 ने ब्रेडली और लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को तबाह कर दिया।
अब अमेरिका की स्टिंगर मिसाइलें भी रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को निशाना नहीं बना पा रही हैं। दरअसल रूस ने अपने KA-52 हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया है। रूस ने KA-52 होकम और KA-52 एलिगेटर दोनों हेलीकॉप्टर्स को तकनीकी तौर पर अपग्रेड कर दिया है। हेलीकॉप्टर में एक नई एंटी टैंक मिसाइल LMUR लगाई गई है। नई मिसाइल की रेंज का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइलों के हमले से बच जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं। जून के महीने में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर ने ही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की ताकत खत्म कर दी थी। रूस इसी तरह अमेरिका और नेटो के हथियारों की काट बराबर तलाश रहा है और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से उनके हथियारों को बेदम करता जा रहा है। रूस के स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने भी युद्ध में क्रूज और हाइपरसोनिक फेज की शुरुआत कर दी है। ये रूस के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी काट नेटो के पास भी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग का फैसला करने में इन्हीं हथियारों की अहम भूमिका रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने मॉस्को को दहला दिया, उसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मॉस्को पर हमले के लिए वो ड्रोन ना तो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया और ना ही किसी दूसरे देश ने यूक्रेन को भेजा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन के पास इतना विनाशक हथियार कहां से आया, जिसने रूस में कई बार तबाही मचा दी। इस रिपोर्ट से जानिए मॉस्को को दहलाने वाले ड्रोन की पूरी कुंडली और उसका क्लोन कनेक्शन। मॉस्को में घमासान, बीवर का कोहरा। यूक्रेन का नया हथियार, क्रेमलिन में हाहाकार। जिस अटैक से मॉस्को दहल गया, क्रेमलिन में कोहराम मच गया। उसके पीछे जिस हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया, उसके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अटैक के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रोन से मॉस्को पर अटैक किया गया और उस ड्रोन का नाम बीवर है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यह पहली दफा नहीं है जब रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने बीवर का इस्तेमाल किया। इससे पहले के हमलों में भी बीवर कहर बरपा चुका है। यानी बीवर यूक्रेन का ऐसा साइलेंट शिकारी है जो चोरी छिपे आकर अपने टारगेट को ध्वस्त कर देता है। बीवर का इस्तेमाल जितनी बार भी यूक्रेन ने किया है, वो हर दफा रूस को दहलाने में कामयाब रहा है। इसके पीछे बीवर की कई खूबियां हैं। बीवर की रेंज 1000 किलोमीटर है, 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे है। करीब 30 किलो पेलोड की क्षमता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस के बॉर्डर से इन ड्रोन को अटैक के लिए भेजा गया, जहां से मॉस्को की दूरी करीब 500 किलोमीटर आती है, जो इस ड्रोन की रेंज में भी आ जाता है। यानी बीवर मॉस्को और दूसरे इलाकों में हमले के लिए यूक्रेन का सबसे मुफीद हथियार बन चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि जब यूक्रेन सारे हथियार नाटो देशों से ले रहा है, तो उसके पास बीवर ड्रोन कहां से आया? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बीवर यूक्रेन का मॉडिफाइड ड्रोन है, जो किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से कॉपी किया गया है। रशियन इंजीनियर टीवी ने दावा किया है कि बीवर ठीक ऐसे ड्रोन से मिलता जुलता है जैसे ड्रोन रशियन मिलिट्री एजेंसी GRU ने बनाए हैं। अगर रूस का दावा ठीक निकला तो यह रूस के लिए बुरी खबर है,
क्योंकि रूस के बनाए ड्रोन की क्लोनिंग करके यूक्रेन रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में आगे वो रूस के विध्वंसकारी हथियारों की भी क्लोनिंग कर सकता है, जिसमें टैंक, आर्म्ड व्हीकल और मिसाइल शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन जंग में पुतिन को बारूदी तानाशाह का सपोर्ट मिल गया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग और पुतिन की दोस्ती से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। वॉशिंगटन पर एटमी खतरा मंडराने लगा है। तो क्या किम और पुतिन की दोस्ती ने सबसे विनाशकारी युद्ध की दस्तक दे दी है? क्या दुनिया के दो टॉप लीडर्स की ये दोस्ती थर्ड वर्ल्ड वॉर का रिहर्सल है? किम और पुतिन की दोस्ती, वॉशिंगटन पर खतरा एटमी। बाइडेन की टेंशन हाई, क्या होने वाली है सबसे बड़ी लड़ाई? किम और पुतिन की दोस्ती से क्यों डरी दुनिया? रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीच नजदीकी बढ़ने से नए युद्ध के खतरे पैदा हो गए हैं। विनाशकारी एटमी हथियारों से लैस दोनों देशों के टॉप लीडर्स की दोस्ती सबसे विध्वंसक युद्ध की दस्तक दे रही है। हाल ही में उत्तर कोरियाई मीडिया की तरफ से जारी की गई कुछ तस्वीरों में नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में तानाशाह किम के साथ ही पुतिन भी दिखाए गए थे। दरअसल प्योंगयांग में किम के आधिकारिक भवन में एक तरफ तानाशाह की तस्वीरें लगी थी, तो वहीं साथ ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई थी। पिछले हफ्ते कोरियाई युद्ध की समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर पुतिन ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को प्योंगयांग भेजा था। पुतिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ ही तानाशाह किम जोंग के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी। चिट्ठी में पुतिन ने यूक्रेन जंग में रूस के पक्ष में उत्तर कोरिया के समर्थन के लिए आभार जताया था। इस दौरान चीन का भी एक डेलीगेशन उत्तर कोरिया पहुंचा था। नॉर्थ कोरिया ने एक डिफेंस एग्जीबिशन में अपनी उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी दिखाया था, जिसकी टेस्टिंग को लेकर नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। पाबंदियों के बावजूद उत्तर कोरिया अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन और किम की बढ़ती दोस्ती के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन को सही ठहराया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों नेताओं की नजदीकी अमेरिका के लिए टेंशन पैदा करने वाली है, क्योंकि हाल के दिनों में पाबंदियों के बावजूद उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई परमाणु हथियारों के परीक्षण किए। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार बेशक छोटे हैं, लेकिन इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर तानाशाह अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सिर्फ 4 घंटे का वक्त और बचा है। इसके बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा और सब कुछ ठीक रहा तो यकीन मानिए 23 से 24 अगस्त को चंद्रयान 3 से जुड़ी बिग ब्रेकिंग दुनिया के सामने आएगी। आखिर क्या है चंद्रयान 3 का अगला पड़ाव, देखिए इस रिपोर्ट में। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई और तब से लेकर अब तक चंद्रयान धरती के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था। जब चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से पहली कक्षा में डाला गया था, उस दौरान चंद्रयान 3 की गति करीब 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन अब चंद्रयान 3 करीब 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है।
लेकिन इसरो के बताए कार्यक्रम की माने तो चंद्रयान 3 का अगले कुछ घंटों में ट्रांसल्यूनर इजेक्शन किया जाएगा। 1 अगस्त की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच TLI होगा। इस दौरान चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा और फिर चांद की कक्षा की तरफ आगे बढ़ने लगेगा।